धन्यवाद मुझे आपके इस मंच पर बुलाने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को और सभी फैंस को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अम, आपने जो बात कही वो कि स्पिरिचुअलिटी फॉर डॉक्टर्स, तो मैं अपनी स्लाइड में भी ये बात करने वाला हूँ, लेकिन वहीं से शुरू करते हैं कि डॉक्टर्स बेसिकली किस चीज से डील करते हैं। अगर अपन फंडामेंटली जाएं तो कोई बीमार होता है और बीमारी से हम डील करते हैं, उसको दवाई देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, या जो भी तरह की थेरेपीज होती है वो देते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने मूल पे आ जाए वापस। तो एक बड़ा अच्छा शब्द है संस्कृत का जिसको स्वस्थ कहते हैं, और स्वस्थ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो स्व जहाँ स्थित है वो स्वस्थ है। तो ये माना जाता है हमारे जो हमारे बायोलॉजिकल साइंसेस है ट्रेडिशनल सनातन, वो ये मानते हैं कि जो स्व होता है वो लगातार अपने शरीर में, अपने मूल शरीर में, कारण शरीर के अंदर ही गति करता है। सिर्फ और सिर्फ जिस स्थिति में, किसी स्थिति में कोई आघात पहुंचे, कोई चोट पहुंचे, कोई रोग हो, तो जिस अंग प्रत्यंग में ऐसी घटना घटती है, स्व वहां जाकर के चेतना जो होती है घनीभूत होकर के वहां जाके, तो बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, आप चलते हुए जा रहे हो, आपका अंगूठा जो है पांव का, वो किसी कुर्सी के कोने से टकरा जाए, तो अभी इसके एक सेकंड पहले तक आपका अंगूठे ध्यान भी नहीं था कि आपके पांव का अंगूठा है भी नहीं, लेकिन जब सेकंड ये हिट होता है आपकी पूरी चेतना उधर दौड़ जाती है। अब डिपेंडिंग ऑन द चोट की कितनी कम ज्यादा जैसी भी लगी, आप उसे तुरंत उठा लेंगे, उसे मसलेंगे, रगड़ेंगे, तो आपका स्व उधर चला गया। तो कोई भी पीड़ा हो, कोई भी रोग हो, कोई भी चीज हो, स्व वहां जाकर के अटैच हो जाता है, और बीमारी को जब हम ठीक करते हैं तो कोशिश ये होती है कि वो ऑर्गन वापस रिकवर कर जाए और स्व को वापस अपने मूल स्थान में आने का मौका मिले, अर्थात किसी भी अंग या प्रत्यंग से मुक्त होकर के। तो सबसे अच्छा राजा कौन है? जिसे कोई भी चिंता नहीं है, जो सब चीज सुचारू रूप से चल रही है और उससे स्वयं कहीं इंटरफेयर नहीं करना पड़ रहा। तो स्व, असल में स्व में तभी रह सकता है जब शरीर में रोग नहीं है या मन में रोग नहीं है। तो अगर सही मायने में हम देखें तो मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स जो मानता हूं कि उनको सिर्फ मेयर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज या क्योरिंग द एलिमेंट तक अपने आप को रोक के नहीं रखना चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए स्वस्थ, और ये स्वस्थ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता वेस्ट में, नहीं है वर्ड, ये हिंदुस्तान में ही है स्वस्थ। स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही पॉजिटिव स्टेट है। स्वास्थ्य में आप स्वयं तो स्वस्थ होते ही हैं, फिर जब आप स्वस्थ होते हैं तो उस स्वास्थ्य की वजह से आप समाज को, राष्ट्र को और सृष्टि को भी आप एक अलाइनमेंट में रखते हैं। तो ये अचीवमेंट जो है, ये एक्चुअल में एक डॉक्टर के लिए जरूरी है। ये एक बात हो गई। तो एक तो अपने मरीज को सिर्फ रोगी तक, सिर्फ गोली दे करके बुखार ठीक करने तक सीमित ना रखे। चेष्टा तो मैं कई बार, मैं क्योंकि पेडिट्रिशियन पेशेंट्स आते हैं तो मैं कई बार उनको कुछ चीज बताता हूँ, आपको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो मैं उनको एक स्टेटमेंट अक्सर बोलता हूँ, मैं कहता हूँ एज अ डॉक्टर मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि आप जब बीमार हो तब मैं आपका इलाज करूं। मैंने कहा मेरा आइडियल काम ये है कि आप बीमार कम से कम हो या ना हो, या कम से कम किसी ऐसी घटना से ना हो जो अवॉइडेबल थी। तो ये मूल है। ये मूल भावना से मैं उनको इसलिए मैं कहता हूँ भाई ये चीज आप अवॉइड करें, ये नहीं खानी चाहिए। जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, वॉकर्स आजकल लोग बच्चों को देते हैं, वॉकर से डिले होती है, अगर वॉकर दे देंगे तो बच्चा चलेगा ही लेट। तो ये बड़ी फंडामेंटल सी चीज है यार, जब ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं देते तो हम उसके ऊपर खूब बात करते हैं कि ऊपर का दूध कैसे बच्चे को नुकसान करता है, फंडामेंटल चीजें हैं। तो सारी चीजों के पीछे मूल भावना जो ये रहती है, तो अगर, तो और अगर, इसलिए मैं इसको कोई प्रोफेशन मानना, मेरा मन नहीं मानता कि प्रोफेशन तो वो होता है कि जिसमें आप कोई काम करें और पैसा कमाए। तो पैसा तो फिर आप तभी कमा सकते हो जब वो काम ज्यादा से ज्यादा करें। अब ज्यादा से ज्यादा तो तभी कमा सकते हो जब आपको पेशेंट ज्यादा बीमार पड़े। तो वो मुझे नहीं लगता कि एक डॉक्टर को प्रोफेशनल में, तो शब्द ही प्रोफेशन और डॉक्टर मैच नहीं करते। ये तो लाइफस्टाइल है, जीवन है, ये तो जीवन की, जैसे एक अध्यापक होता है तो वो ये थोड़ी मानता है कि मेरा स्टूडेंट फेल होता रहे, बार बार मेरे पास ट्यूशन के आता रहे, मैं हर साल उसके लिए फीस लेता हूँ। ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। एक अध्यापक यही चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट सबसे पहले सेलेक्ट हो, सबसे अच्छे नंबर लाए, चेष्टा भी यही करता है। तो ये दो जो प्रोफेशन है दोनों, एजुकेशन और हेल्थ केयर, मेरा ये मानना है कि इनको हमको प्रोफेशन कहना ही, हाँ वी मस्ट वर्क लाइक प्रोफेशनल्स। तो उसका अर्थ ही होता है कि पूरी जी जान से जुट कर, जैसा प्रोफेशनल काम करता है वैसा हम करें, पूरी मेहनत से। लेकिन मूल भावना उसमें ये नहीं रहनी चाहिए कि मैं इससे पैसे की उगाही कर लूं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लोग उससे समर्थ या समर्थ हो सकते हैं, उसमें आप सहमत हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। ये मेरा थॉट है। तो आई थिंक कि मैं पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, उसके बाद हम चालू करेंगे। सो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए लाया हूँ।
I think Rajan ji, is the slide visible? Dr. Tushar, yeah. Science and Spirituality, a guide for नहीं, doctors. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Visible. And the slides are changing. अगर मैं चेंज करता हूँ, Yes, क्योंकि कई बार it's एक बार टेक्निकल एरर आ चुका है, तो yeah. दूध का चलो मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है. Yeah, it's So changing. ये आप जानते होंगे, तो ये one of my masters, though I never met him in bodily form, मेरे दादा गुरु हैं एक प्रकार से, लेकिन स्वामी शिवानंद जी जो एक्चुअल में कुप्पू स्वामी, डॉक्टर कुप्पू स्वामी इन मलाया, एंड इवेंचुअली वेंट टू हिमालयाज, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश के अंदर हिमालयाज में. अभी आप जाएं, आपको मौका मिले तो आपको जाके वहां रुकना चाहिए आश्रम के अंदर. एंड ही हैड दिस 20 इंस्ट्रक्शंस, बेसिक 20 स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस हैं उनके. ही वॉज अ डॉक्टर. तो वहां से मैं शुरू करता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, अगर डॉक्टर एनलाइटन हो जाए तो वो साधु भी हो सकता है. तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज स्वामी शिवानंद जी. सो हम लोग जब बात करते हैं तो लोग ज्यादातर ये मानते हैं कि डॉक्टर साइंटिफिक लोग होते हैं, रैशनल लोग होते हैं, दो और दो चार, और साइंस कैसे काम करता है, फिजिक्स कैसे काम करता है, केमिस्ट्री कैसे काम करती है, लॉजिकल रीजनिंग वाले, जो दिखता है, जो इन 5 इंद्रियों से जाना जा सकता है, उसके बारे में डॉक्टर्स समझते हैं और उसी हिसाब से वो काम करते हैं. तो अगर कोई डॉक्टर स्पिरिचुअलिटी की बात करने लगे तो पहले तो लोगों को यही गले नहीं उतरता है, पहली चीज. तो दूसरी बात ये कि लेकिन मेरा ये मानना है कि डॉक्टर्स और कोई हो नहीं हो, लेकिन डॉक्टर्स प्रायोरिटी, उनको स्पिरिचुअल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो डील करते हैं लाइफ फोर्स से, वो डील करते हैं जीवन से. और लाइफ फोर्स नाम की जो चीज होती है, वो असल में स्पिरिचुअल फिनोमेना ही है. जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वो क्या चीज है जो एक व्यक्ति के हार्ट को चलाती है, वो क्या चीज है जो उसके अंदर वाणी को उत्पन्न करती है, वो क्या चीज है जो उसके अंदर ग्रोथ को कॉज करती है, वो क्या चीज है जो उसके अंदर बीमारी को कॉज करती है, वो क्या चीज है जो उसके अंदर सफरिंग को कॉज करती है, और इवेंचुअली उसको या तो हील करती है, या उसको डैमेज करती है, या परमानेंट किल करती है. तो वो जो एक अननोन फोर्स है, वो की है. और मजेदार बात यह कि पूरी मेडिकल साइंस में कहीं भी लाइफ फोर्स या प्राण पे कोई चैप्टर नहीं होता, होता ही नहीं है, कोई पढ़ाता ही नहीं है. हम सब जानते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. तो लिविंग की हम बात करते हैं, लेकिन लिविंग थिंग लिविंग क्यों होती है, लाइफ होती है. लेकिन व्हाट इज लाइफ, ये कहीं नहीं बताया जाता. और चूंकि लाइफ एक फिनोमेना है कॉन्शियसनेस का, तो कॉन्शियसनेस से तो बिल्कुल ही चिंता नहीं होती, बिल्कुल ही चर्चा नहीं होती. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि धर्म जो अपनी चर्चा शुरू करता है, सनातन धर्म, वो कॉन्शियसनेस से ही करता है, चेतना से ही शुरू करता है. तो इसलिए अगर पूर्ण रूप से मुझे मेरे ही फील्ड के बारे में जानना है, तो मुझे पहले चेतना के बारे में तो जानना पड़ेगा. और अगर एक बार इस चेतना को जान लिया जाए तो ये स्वयं के लिए, व्यक्तिगत अपनी ग्रोथ के लिए भी बहुत यूजफुल है. और पेशेंट ट्रीटमेंट, हीलिंग जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत यूजफुल है. तो और मैंने अपनी स्लाइड्स में कुछ बुक्स भी जानबूझ के रखी हैं, ताकि जो लोग और अधिक पढ़ना चाहें इस संबंध में, तो स्वामी अभिजानंद की मिस्ट्री ऑफ डेथ है, इंटरेस्टिंग बुक है. तो नहीं आओ, मेरे एक और टीचर है फिजियोलॉजी के, माय रिगार्डेड टीचर डॉक्टर एल के कोठारी साहब, उन्होंने एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने एक साधु को जमीन खोद के खड्डा नीचे वो चला गया था, उसने कहा मुझे आप कनेक्ट कर दो, वॉलंटरी स्टॉपेज ऑफ हार्ट, आप चाहें तो नेट पे चेक कर सकते हैं, स्टडी बाय डॉक्टर अरुण बोरदिया एंड डॉक्टर एल के कोठारी, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुई थी. तो उस साधु ने करीब करीब 3 दिन के लिए अपना हार्ट स्टॉप कर लिया. तो वो वहीं वहीं शुरू हुआ था कि भाई आप किसको लाइफ कहते हो. हम तो इसको लाइफ कहते हैं कि भाई धड़कन आ रही है, सांस चल रही है, शरीर गर्म है. तो उसने वो सारी चीजें, 32 डिग्री तक उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था, हार्ट उसने स्टॉप कर लिया था, सब उन्होंने कनेक्ट करके रखे थे सारे पैरामीटर्स, एंड ऑल वर एब्सेंट फॉर 3 डेज. जो उनके चेले थे वो आसपास बैठ के भजन करते रहे, 3 डेज बाद उन्हें वापस निकाला गया. तो स्टूपरोज थे, लेकिन फिर इवेंचुअली वो बैक लाइव आ गए. तो फिर इसलिए उन्होंने उस जिसको कहते हैं बॉर्डर तक, उस बाउंड्री तक जाके बताया जहाँ पे आप जिसको चेतन और अचेतन, जहाँ पे आप जिसको मृत्यु और जीवन कहते हैं, वो बॉर्डर को टच करके उन्होंने योगी ने बताया. तो इसलिए हम डॉक्टर्स को तो ज्यादा समझना चाहिए इस चीज को, ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए. तो जो हमने शुरू किया बात को स्पिरिचुअल, तो हम लोग ज्यादातर लोग स्पिरिट से अल्कोहल वर्ड समझते हैं, लेकिन और मजेदार बात यह कि जो स्पिरिट शब्द जो आया अल्कोहल का, वो भी उसी स्पिरिट से आया. तो किसी चीज का एसेंस, किसी चीज का सार, तो पुरानी डिकॉक्शंस को इकट्ठा करके उसको डिस्टिलेट करते थे और वेपर को कलेक्ट कर लेते थे, और उस वेपर से जो अल्कोहल बनती थी उसको बहुत स्ट्रांग मानते थे, तो उसको स्पिरिट बोलते हैं ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड में. तो ये स्पिरिचुअल, इसको अल्कोहल को स्पिरिट वर्ड दिया क्यों गया? कि एक 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 चर्च के एक फादर थे, उन्होंने ये कार्य किया था
तो उन्होंने उसको स्पिरिट वर्ड इसलिए दिया कि उन्होंने माना कि ये स्पिरिट की तरह है, जो इसमें इसका जो सार होता है वो एस्केप कर जाता है लेकिन दिखता नहीं है, उसको पकड़ नहीं सकते वो है कहाँ। तो उस वेपर को उन्होंने जब डिस्टिलेट किया तो उन्होंने उसको स्पिरिट कहा। तो थोड़ी सी दुख की बात यह है कि हम लोग उस वाली स्पिरिट में तो ज्यादातर सोसाइटी ज्यादातर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन इस वाली स्पिरिट की, क्योंकि दोनों दिखती नहीं है, लेकिन वो वाली स्पिरिट में तो सब लोग उसका असर भी जानते हैं, सब उसको कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन इस स्पिरिट की कोई चर्चा ही नहीं करता। तो ये असली स्पिरिट है। तो स्पिरिचुअल अगर हम होना चाहें तो जो एसेंस है, जो सार है, जो दिखता नहीं है, जो जीवन का सार है, जो प्राण का सार, जो शरीर का सार है, उसके बिना तो शरीर सब है। तो वो चीज को जानने की चेष्टा डॉक्टर्स के लिए आवश्यक है। तो ये एक मैंने एक बार मैंने जैसा बताया, मेरे ग्रैंडफादर फिजिसिस्ट थे, तो एक बार उनसे चर्चा करी, और मैं अपना खुद का अनुभव ये बताता हूँ कि जब हम लोग पेशेंट ट्रीट करते थे, तो जब मैं नया नया नियोनेटोलॉजिस्ट बना, तो नियोनेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पीडियाट्रिक्स में भी स्पेशलाइज होते हैं, और 1 महीने से कम के बच्चों को, जो प्री मेच्योर 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1 किलो, जो छठे महीने में बच्चे पैदा हो जाते हैं, इन सबको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो मैंने मेरे खुद को एनालाइज करके पाया कि जब पेशेंट ठीक हो जाता था, ट्रीट होके चला जाता था, तो मैं उसके लिए स्वयं को शाबाशी देता था, मैं अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता था और बड़ा अपना कॉलर ऊंचा करता था कि देखो मैंने इसे ठीक कर दिया। लेकिन जब भी किसी कारण से पेशेंट सर्वाइव नहीं करता या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता, तो मैं उस समय ये एक्सप्लेनेशन पेशेंट को भी और स्वयं को भी देने की कोशिश करता था कि शायद दवाई काम नहीं कर रही है, शायद बीमारी एडवांस है, डैमेज ही एडवांस है, अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम तो कर रहे हैं। तो लेटर ऑन मैंने जब इस चीज को एनालाइज किया, तो मैंने पाया कि ये तो मैं अपने आप को चीट कर रहा हूँ, कि जब जब मैं जीत जाता हूँ तो मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ, और जब मैं हार जाता हूँ तब मैं किसी और फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को रिस्पॉन्सिबल मान लेता हूँ। तो जब मेरी मेरे नाना जी से चर्चा हुई, तो हमने उस समय एक बात करके, काफी अच्छी चर्चा करके, एक फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला बड़ा मजेदार है, वो आपसे शेयर कर देता हूँ। वो फॉर्मूला है T=K × A+1। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सुनने में, लेकिन बड़े सिंपल फॉर्म में समझा दूं तो जो ए है, ये है कि मनुष्य जो भी एफर्ट करता है ट्रीटमेंट को लेकर के, बीमारी को ठीक करने के लिए, देखिए उसमें डॉक्टरी एफर्ट भी है, नॉन डॉक्टरी एफर्ट भी है, लेकिन जिस भी तरह का ट्रीटमेंट ले, वो भले ही आयुर्वेद ले, होम्योपैथी ले, तो वो उसका ए है। तो सोचें इस पूरे फॉर्मूले में अगर ए 0 हो जाएगा तो भी के बचता है, क्योंकि ए 0 होने के बाद भी के 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो के तो रहेगा ही रहेगा। और रिवर्स माने कि अगर के 0 हो जाए तो फिर आप ए कितना भी डाल लें, नतीजा 0 ही आने। तो ये सार इस बात का था कि हम जो भी एफर्ट डालते हैं, लेकिन अगर कार्मिकली, कार्मिकली का अर्थात कि ब्रह्म चैतन्य, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, अगर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस चाहेगी तो वो चीज सरवाइव करेगी, और अगर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस नहीं चाहेगी तो वो चीज सरवाइव नहीं करेगी। तो उसमें मैंने ये पाया, जो मेरा रियलाइजेशन था, कि हम तो टूल बनते हैं, हम सिर्फ, जिसको भगवान गीता में भी कहते हैं कि तू तो अर्जुन, तू निमित्त हो जा। कि जब अर्जुन ने देख लिया कि तू नहीं लड़ रहा है, न तू जीतने वाला है, न तू जिताने वाला है, आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग, मैं पहले ही इनका भक्षण कर चुका हूँ, यू जस्ट बिकम अ टूल। इसको मैंने अपने पॉडकास्ट में भी यही बात कही थी कि हम लोग असल सही मायनों में देखें तो एक फ्लूट, अगर फ्लूट को ये गर्व हो जाए कि फ्लूट जो है वो म्यूजिक प्रोड्यूस कर रही, तो गलतफहमी है। उस बांसुरी से जो श्वास निकलती है, वो श्वास जो उसमें फूंक रहा है, वो उस म्यूजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं कि फ्लूट। तो फ्लूट को ये अहंकार अक्सर हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस किया, बट असल में देखा जाए तो फ्लूट क्या है, एक बांस की हॉलो हॉलो डंडी ही तो है। हम सब वैसे ही हैं, प्राण चेतना हमारे अंदर से चल रही है। मैं बोल रहा हूँ, जितनी देर बात कर रहा हूँ, अभी कोविड में कितना हम लोगों ने डेथ्स देखी, कितनी डिजीजेस देखी, तो एक सेकंड, अगला सेकंड भी हम नहीं जानते कि क्या चीज घटने वाली है और कैसे घटने वाली है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। ये माया है, इतना सा सार है पूरा, इसका कोई लंबी चौड़ी बात उसमें है नहीं। ये जो डिल्यूजन इतना स्ट्रांग है कि नहीं नहीं, उसके बावजूद ही कर तो मैं ही रहा हूँ, ये इतना आराम से जाता नहीं है। और वो, सो दैट दैट एंटायर थिंग, वंस वी रियलाइज, तो देन आई रियलाइज वन थिंग, कि मेरा जो पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन विद पेशेंट्स था, वो उसकी क्वालिटी चेंज हो गई, उसकी, वो तो वही रहा, दवाई तो तभी मैं वही देता हूँ, इलाज तो वैसे ही करता हूँ। मेडिकल साइंस में नई चीजें पढ़ते हैं, नई साइंस, नई डिजीज, नई बीमारियों, नई मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा जो अप्रोच था वो बदल गया। और इंटरेस्टिंगली मैंने बड़ा मजेदार बात जो पाई, कि वो अप्रोच के बाद से चीजें बेहतर हुई, मतलब मेरे को, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद है कि कम स्ट्रगल करना पड़ा, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो गई, मोर्टालिटी चली गई। तो मैं इसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये काम करता है। तो पेशेंट का कार्मिक स्टोरेज की है।
दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक मैंने पढ़ी, इसका नाम था रिटर्न टू लाइफ, ये डॉक्टर जिम टकर ने लिखी। और इसका सार ये था कि री वाले जितने बच्चे हैं उनके ऊपर ही लिखी गई। और डॉक्टर यान स्टीवनसन हुए जिन्होंने पूरी रिसर्च करी, अपनी जिंदगी इसमें लगा दी री को प्रूव करने में। और मैं आप कई बार ये बात बोलता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में जैसे पढ़ाया जाता है खून का रंग लाल होता है, उस प्रकार से एक दिन ये पढ़ाया जाएगा कि री होता है। इतना साइंटिफिक है री। वो तो जस्ट बिकॉज टू मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड उनको प्रॉब्लम है उससे, इसलिए वो उसको आगे आने नहीं देते, क्योंकि वही लोग साइंटिफिक वर्ल्ड को रूल भी करते हैं। बट ये फैक्ट है और देर सवेर ये प्रूव होने वाला है, देर सवेर ये पढ़ाया जाने वाला है। तो उस किताब का सार ये था कि क्या कॉन्शियसनेस जब तक बॉडी है तभी तक है वो, या क्या वो उसके बाद भी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर मैं सिंपल एनालॉजी देके रहूं तो आपके घर के अंदर अगर बल्ब है तो क्या यही इस बात का प्रूफ है कि लाइट आ रही है? ये अलग बात है कि आप जब बल्ब जलेगा तो आप कह सकते हैं लाइट आ रही है, और बल्ब बुझ गया तो आप मानेंगे लाइट चली गई। लेकिन ये भी तो संभव है बल्ब फ्यूज हो किंतु करंट आ रहा हो। उसी प्रकार से चेतना, कॉन्शियसनेस विदाउट द बॉडी भी एग्जिस्ट कर सकती है। ये कुल सार था, साइंटिफिकली प्रूवन सार था इस बात का। और उन्होंने कई जगह प्रूव किया कि किस तरह से वो जो चेतना होती है वो एक जीव से दूसरा जीव, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी से तीसरी बॉडी, एंड विद अ कंप्लीट स्टोरेज ऑफ पास्ट मेमोरीज उसमें रहती है। और उसको वेरीफाई किया गया, वेरीफाइबल, इतना इतना हद तक वेरीफाई किया गया कि जिन लोगों ने क्लेम किया कि हम पास्ट लाइफ में वो थे, उनके हैंड राइटिंग सिग्नेचर्स इनको लेके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजा गया। और उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने माना, और रैंडमली भेजे गए, जैसे 10 साइन भेजे गए इनमें कौन कौन से मिलते हैं। तो उन्होंने जब मैचिंग कराई तो उन्होंने मैच उन्हीं के किए जिनकी एक्चुअल में क्लेम्स थे कि ये मेरी पास्ट लाइफ थी। सो थिंग्स आर देयर, प्रूफ एग्जिस्ट, माने हम ना माने वो थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड को इशू है, बट दैट्स अ फैक्ट। सो डॉक्टर्स ये चीज को अगर जान लें एक बात को, कि वो जो मरीज के रूप में मेरे सामने आया है वो एक शरीर ना हो करके वो असल में एक चेतना है, बस इतना वो समझ ले। और ये पेशेंट को भी ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो चेतना ही प्राइमा फेसी डिसाइड करती है कि जीवन में पीड़ा कितनी रहने वाली है, दुख कितना रहने वाला है, दर्द कितना रहने वाला है, और का जीवन की आयु कितनी रहने वाली है। ये सब चीज प्री डिसाइडेड उसमें आ जाती है। ऐसा एक कोट भी है उसका, चाणक्य का, कि आयु निधनम कर्मम वित्तम चैव करके। तो उसका अर्थ ये है कि बच्चा गर्भ में आता है उसके पहले ही ये निर्धारित हो जाता है कि क्या तो वो विद्या सीखने वाला है, कितना वो पैसा कमाने वाला है, कितना वो जीवन जीने वाला है, और किस रूप में उसकी मृत्यु होने वाली है। ये सब चीजें प्री कोडेड होती हैं। इसी को तुलसीदास जी ने, जब मैंने मानस पढ़ी तो उसमें एक पंक्ति पढ़ी कि प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, पर तुलसी क्यों चिंता करे भजले श्री रघुवीर। जिसका अर्थ कि बॉडी में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, दिस वॉज क्रिएटेड इवन बिफोर द बॉडी वॉज क्रिएटेड। तो ये मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर पहले तैयार कर दिया गया, हार्डवेयर बाद में तैयार हुआ है। उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से हार्डवेयर को क्रिएट किया गया। तो वो डिफाइन और हार्डवेयर की पूरी लाइफ को सॉफ्टवेयर डिफाइन करेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कॉन्शियसनेस का ट्रैवल जो है ये साइंटिफिकली वैलिडेट हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम डॉक्टर्स हैं, मेडिकल साइंस की बात करते हैं, लिविंग साइंस की बात करते हैं, लेकिन क्या क्या हम में से कोई भी एक व्यक्ति ईमानदारी से इस बात को कह सकता है कि ये प्राण है, ये तत्व प्राण है, और इसको मैं प्राण रूप में जानता हूँ, ये चेतना है और इसको मैं चेतना रूप में जानता हूँ? कि या जैसे मैं जैसे एज ए डॉक्टर मैं बता सकता हूँ यूमरस कौन सी हड्डी है, फीमर कौन सी हड्डी है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, स्कल क्या है, ये चीजें मैं जानता हूँ स्ट्रक्चरली, या फिजियोलॉजिकली इनको रिकॉग्नाइज करता हूँ कि ये कैसे मूव करती है, कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, कैसे बॉडी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, CO2 निकालती है, एंड थिंग्स लाइक दैट। क्या ये सारा फिनोमिना जितना भी है, जो भी जितना भी है, ये किस कॉज से काम करता रहता है और किस कॉज से सडनली काम करना बंद कर देता है? क्या क्या ईमानदारी से ऑनेस्टली हम इसको उस की को जानते हैं क्या? क्योंकि अगर उसे आप जान जाए कि वो ये की फिनोमिना है, तो सारी एनर्जी, सारा जो एफर्ट है हमको चैनलाइज उसको ही मजबूत करने में लगाना चाहिए। अगर हम उसी को सारे एफर्ट से उसको सुदृढ़ करेंगे तो वही चीज लाइफ फोर्स का की है। अगर मुझे पता चल जाए कि इस पौधे को अगर मैं पानी देता रहूं तो ये पौधा बढ़ता है, तो फिर मैं पानी देने में जोर लगाऊंगा उस पौधे के ऊपर। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि क्या चीज देने से वो पौधा बढ़ता है, तो मैं जो कर रहा हूँ हिट एंड ट्रायल ही है।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से डॉक्टर्स ने इन बॉर्डर्स को टच किया, और ये बॉर्डर्स मूल जो टच की जाती है वो दो जगह टच की जाती है। एक फिनोमेना ऑफ बिगनिंग ऑफ लाइफ पे, तो जहाँ पे हम लोग काम करते हैं कि बच्चा कैसे कंसीव होता है, कंसेप्शन क्या है, एम्ब्रियो क्या है, अबॉर्शन क्या है, टर्मिनेशन क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, और बच्चे की लर्निंग क्या है, मेमोरीज क्या पहले से होती हैं या नहीं होती हैं, या वो जो कुछ सीखता है आने के बाद ही सीखता है। तो ये चीजें बिगनिंग ऑफ लाइफ पे है। और दूसरा एंड जहाँ रिसर्च किया जा सकता है एक्चुअली वो एंड ऑफ लाइफ पे है। ये मोस्ट इंटेंस पॉइंट है, क्योंकि यहीं पे चेतना का जो ट्रांसफर है, तो यूं मान लें कि ट्रेन के डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा है, तो वो ट्रेन का तो काले कांच वाली खिड़कियां हैं, आप जानते नहीं कि उसमें कौन बैठा है, कितने लोग बैठे। तो एक तो वो जब ट्रेन चलेगी तो जब लोग उसमें चढ़ेंगे तब आप उन्हें देख सकते हैं कौन लोग गए उसके अंदर, और एक जो ट्रेन रुकेगी तब उसमें से जब वो उतरेंगे तब आप पहचान सकते हैं कि कौन लोग थे, कौन कैसे बैठे थे। तो ये जो मैक्सिमम जो रिसर्च की जा सकती है आइडियली, वो मेरा ये मानना है कि दो स्थान पे की जा सकती है। वन इज बिगनिंग ऑफ लाइफ, अनदर इज एंडिंग ऑफ लाइफ, विच आई थिंक ऑनेस्टली। तो मैंने बहुत से न्यूरोसर्जन्स ने, बहुत से टर्मिनल केयर वाले लोगों ने, बहुत से एनेस्थेटिस्ट ने, क्रिटिकल केयर वालों ने बहुत अच्छे अच्छे फिनोमेना ऑब्जर्व किए हैं, और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पे और ट्रांसफर ऑफ उस पे कॉन्शियसनेस पे बहुत अमेजिंग फिनोमेना दे, और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने उसको कोट किया है। और जहां उनको समझ में नहीं आया कि क्या कॉज हो सकता है, वहां उन्होंने उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया कि हम कॉज को नहीं एक्सप्लेन कर सकते बट फिनोमेना है। मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है कि एटलीस्ट हम फिनोमेना को तो स्टडी करेंगे, और फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम कॉज भी एक दिन ढूंढ लेंगे। हम फिनोमेना को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, हम फिनोमेना को नहीं मानते, हम फिनोमेना से ही आंखें चुरा रहे हैं। तो फिनोमेना तो माने। अगर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करें कि 1,000 लोग भर्ती हैं, तो 1,000 में से हम 500 के लिए ऐसा करते हैं, प्रेयर करते हैं, और 500 के लिए प्रेयर नहीं करते हैं, और फिर टोटल आउटकम निकाल लेते हैं कैसा रहा। और अगर वो आपका स्टैटिस्टिकली पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाता है जिनके लिए प्रेयर की गई थी, तो आपको इवेंचुअली मानना पड़ेगा आई डोंट नो प्रेयर काम कैसे कर रही है बट काम तो कर रही है। और अगर मेरा उसमें एक आगे और चलता हूं मैं, कि मेडिसिन का एक सिद्धांत होता है, जो इसको कहते हैं प्राइमम नॉन नॉसेरे, मतलब पहली चीज आप नुकसान नहीं करेंगे, फर्स्ट डू नॉट हार्म। ये पहला सिद्धांत है कि जो मरीज जिस स्थिति में आया है, आप उसको इससे बुरी स्थिति में नहीं डालेंगे, एटलीस्ट उसकी डिजीज की जिस भी स्थिति में वो है उससे बुरा ना हो जाए। तो अगर प्रेयर है तो ये जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी, उनकी वो 100% इस कंडीशन को फुलफिल करती है। तो मैं उनसे कहता हूँ आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, आपका एक रुपया भी नहीं लग रहा। अगर राम नाम बोलने से आपका काम होता है, आप जल्दी ठीक होते हैं, बोले ना उसको आप। अगर चैंटिंग आपके बीपी को कंट्रोल रखती है, अगर योगासन आपके उसको शरीर को ठीक रखते हैं, तो ये इसमें आपका पैसा तो लग ही नहीं रहा, करिए, इसको क्या दिक्कत है। अगर जब हफ्ते में एक बार व्रत करने से आपका बॉडी फिट रहता है तो करिए। और रिलीजियस रीजन उसको ज्यादा पावर दे देता है, इसलिए रिलीजियस रीजन से करना चाहिए, कभी भी उसको कॉन्ट्रास्ट नहीं करना चाहिए। तो दैट इज द फिनोमेना, सो वी मस्ट ट्राई टू डेफिनेटली नो अबाउट प्राण, चेतना और व्हाट इज लाइफ। अब रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन हीलिंग जो मैंने बताया, इस पे खूब स्टडीज हुई, आप स्वयं सर्च करेंगे तो पाएंगे। एमआरआई स्टडीज करी, सीटी स्कैन किए, बहुत सारे ब्लड के सैंपल्स लिए गए, न्यूरो हार्मोन्स को चेक किया, और मॉडर्न साइंस इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, अधिकतर इसलिए होती हैं कुछ केमिकल मीडिएटर्स, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर जिनको कहा जाता है, बेसिकली वो होते हैं। कुछ पहले न्यूरो हार्मोन्स बोलते थे, आजकल न्यूरोपेप्टाइड्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं, उनसे फिनोमेना होते हैं। और न्यूरो इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर जो नर्व एंडिंग्स हैं वो रिलीज करती हैं उनको, उन केमिकल्स को, उन ट्रांसमीटर्स को, और उनसे वो फिनोमेना होते हैं। अब वो फिनोमेना भले ही आप डिप्रेशन हो, भले ही स्लीप हो, भले ही भूख हो, कुछ भी चीज हो, उसके अंदर वो केमिकल्स रिलीज होंगे, और वो केमिकल्स की वजह से ही आपकी बॉडी के वेरियस फंक्शंस होंगे। तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने पाया, क्योंकि ये न्यूरॉन का जो पूरा कंट्रोलर है, आपकी जो पूरी ग्रिड है जहां से सप्लाई आ रही है आपके शहर में बिजली की, वो कहीं बाहर लोकेटेड है। और अगर उस ग्रिड से तेज सप्लाई आ गई तो आपके जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो खराब हो जाएंगे, और नहीं आई तो वो बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो ग्रिड हमारी बॉडी में काम कर रही है कॉन्शियसनेस की, वो एक्चुअल में ब्रेन है, और ब्रेन से ये सारी चीजें ट्रांसमिट होती है। ये मैं सारभूत तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो मजेदार बात यह है कि और जितना भी ये फिनोमेना है जिसको स्पिरिचुअलिटी में यूटिलाइज किया जाता है, जिसे भले ही आप चैंटिंग करें, भले ही आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उसको प्रेयर करें, तो वो सारा फिनोमेना ब्रेन पे काम करता है। ये बियॉन्ड डाउट प्रूवन है कि आपके ब्रेन के कई हिस्से कूल डाउन हो जाते हैं, कई के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, कई के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये फिनोमेना बाकायदा ऑब्जर्व किया गया, साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया गया।
और वो तो आपकी हीलिंग को असिस्ट करता है। तो ये यही बड़ा साइंटिफिक फिनोमेना है कि जो व्यक्ति हील होना चाहता है वो जल्दी हील हो जाता है, जो नहीं हील होना चाहता है, जो नेगेटिव रहता है, डिप्रेस रहता है या आउट ऑफ होप रहता है, वो हील नहीं होता है। तो ये फिनोमेना तो साइंस ने भी ऑब्जर्व किया। और पार्ट टू ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ये जितना भी हम मेडिटेशन और प्रेयर और जितना भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो ब्रेन में उन्हीं पार्ट्स को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ दो और दो चार किया जा सकता है। तो अगर मेरा पेशेंट के लिए प्रे किया जाए या मेरा पेशेंट मेडिटेट करे या अगर मेरा पेशेंट उसको सिंपल ऐसी प्रैक्टिस करता है लाइक चैंटिंग, लाइक माला फेरने जैसी चीज करता है, और अगर उससे सब बीपी कंट्रोल रहता है, तो आई मस्ट एडवाइज हिम टू डू द सेम। मतलब ये तो फिर बहुत आवश्यक है, फिर तो मुझे जरूर करना चाहिए। नहीं करके ये तो ऐसा हुआ जैसे मैं उसकी इंसुलिन विदहोल्ड कर रहा हूँ लेटेस्ट आज का तो इसलिए ये तो वैसी बात हो जाएगी कि मैं उसके एसेंशियल ड्रग को रोक रहा हूँ। तो ये स्पिरिचुअलिटी इन हीलिंग, रादर मैं कहता हूँ कि मेडिसिन टू ट्रीटमेंट जो है ना, जो जो चीज दवाई है ट्रीटमेंट के लिए, वो चीज स्पिरिचुअलिटी है हीलिंग के लिए। क्योंकि ट्रीटमेंट में आप सिर्फ घाव को भरते हैं, लेकिन घाव का जो इम्पैक्ट आ गया कारण शरीर पे, सूक्ष्म शरीर पे जो इफेक्ट आ गया घाव का, और जो ट्रॉमा उसके साथ एसोसिएट हो गया, वो सिंपल एग्जांपल है, आप घर के बाहर जा रहे हैं, कुत्ता काट ले आपको। अब कुत्ता काट ले तो जहां आपका वुंड हो गया उसको हम सूचर कर देंगे, आपको कुत्ता काटने का इंजेक्शन लगा देंगे। तो क्या इससे क्या कुत्ते का डर निकल गया? क्या आप पूरी जिंदगी आप कुत्ते को देख के डर जाएंगे? आप इतना भयभीत हो जाएंगे कुत्ते को देख के, और आप खुद ही नहीं, आप इरेशनल बिहेवियर करेंगे, डरेंगे कुत्तों के प्रति, हेट्रेड और घृणा भी रख सकते हैं। तो ये ट्रॉमा है उसके साथ का एसोसिएटेड, जो कि आपके सूक्ष्म शरीर में हो गया है। तो अगर मैं सिर्फ आपके दो टांके लगा के और दो इंजेक्शन लगा के मानता हूं मैंने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, तो शायद मैं अपना काम अधूरा कर रहा हूँ। सो एज अ डॉक्टर आई मस्ट नो दैट देयर हैज बीन अ ट्रॉमा एंड दैट नीड्स टू बी हील्ड आल्सो, एंड आई शुड लर्न हाउ टू हील दैट। सो देन इट इज अ कंप्लीट थिंग, तब वो सर्कल पूरा हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। सो वो स्पिरिचुअलिटी का रोल है हीलिंग में। सो ये मैंने आपको बताया कि ऐसी स्टडी जिसने पाया कि लॉन्गिट्यूडनली ओवर टाइम ये पाया गया कि जो भी लोग मेडिटेट करते हैं वो बाकायदा ग्रे मैटर के अंदर उनके पाया गया कि एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स तक प्रोड्यूस हुए, न्यूरोनल हीलिंग हुई, एरिया बेटर हो गया ब्रेन का। और जैसा मैंने बताया कि ब्रेन वो ग्रिड है, तो अगर ग्रिड आपकी ठीक रहेगी तो पावर सप्लाई आपकी अच्छी रहेगी। तो ब्रेन की टोटल हीलिंग, बॉडी की टोटल हीलिंग ब्रेन करता है, और ब्रेन की टोटल हीलिंग जो है वो हम हमारे ध्यान द्वारा, प्रेयर द्वारा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस द्वारा कर सकते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए, आई थिंक बहुत लोगों ने आप में से पढ़ी होगी, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है जिन्होंने वैसे तो जेनेटिक साइंटिस्ट हैं, साइटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने इतना इंटरेस्टिंग स्टडीज की है जिसमें इन्होंने पाया कि कॉन्शियसनेस, कि आप सेल कल्चर के प्रति कैसी भावना रखते हैं, सेल कल्चर को किस प्रकार आप अपने थॉट से इफेक्ट कर सकते हैं। और उन्होंने सेल की ग्रोथ पे ये फर्क पाया कि सेल की ग्रोथ ही चेंज हो जाती है। जैसा एक हम लोगों ने पाया बड़ा इंटरेस्टिंग कि जो लोग चैंट करते हैं, तो कई बार छोटे बच्चे जब आते हैं हम लोग कई बार उनमें ये सेप्टल डिफेक्ट्स देखते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कार्डियक जो होते हैं। तो उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि अगर मदर महामृत्युंजय चैंट करती है तो हमने वो क्लोजर बहुत देखा उसका, बड़ा आराम से होता हुआ। अब मेरा ये कहना है कि मैं तो कहता हूँ अगर एक का भी हो जाए, अगर 1 लाख बच्चे में एक का भी हो जाता है तो नुकसान क्या है? जबकि मैं फिनोमेना जब हमने ऑब्जर्व किया वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं एक तो बात बताना चाहूंगा सर यहाँ पर, डॉक्टर ब्रूस हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अरे फिर तो मेरे को कहना ही क्या है लास्ट लास्ट ईयर। फिर तो इट्स इंडीड वंस अगेन ऑनर फॉर मी टू बी शेयरिंग द सेम प्लेटफॉर्म विच ही शेयर्ड। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड जेनेटिस्ट, इन्होंने इतना इंटरेस्टिंग फिनोमेना किया। और जब साइकोलॉजिस्ट और जेनेटिस्ट कहते हैं तो मैं कहता हूँ मानते नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं आप लोगों में फिजिक्स के अगर लोग हैं तो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा। तो लाइट को जब उन्होंने तय करने की कोशिश करी कि लाइट वेव है या लाइट फोटोन है, तो उन्होंने पाया कि लाइट को जिस फिनोमेना से वो डिसाइड करते हैं कि ये लाइट पार्टिकल है, तो उस टाइम लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। फिर जब लाइट वेव की तरह चेक करने की कोशिश करी तो लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है अपन उसको ऑफ कर देते हैं सेंसर को, फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्होंने पाया कि जब वो ऑब्जर्व किया जाता था वो फिनोमेना चेंज करती है, अगर ऑब्जर्व नहीं करता तो नहीं चेंज करती। तो यंग का कंक्लूजन ये था कि इसका मतलब फोटोन जानता है क्या कि मैं उसको देखने वाला हूँ। तो ये फिजिक्स ऐसी बातें कहता है, और इन सब बातों के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, साइंस में आप लोगों को इनाम देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं जब वो कोई फिनोमेना को कहते हैं कि ऐसा है। जब भी ये कहा जाता है कि दिस एग्जिस्ट, दिस हैपन्स, तो आप उनको इनाम देते हैं कि आपने इतनी बड़ी डिस्कवरी करी। मजेदार बात यह कि हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें उसने कहा कि एक साथ
एक एटॉमिक पार्टिकल का स्पिन और उसका डायरेक्शन साथ साथ नहीं जाना जा सकता। और उसने कहा ये प्रिंसिपल है, ये अनसर्टेनिटी, मतलब ये अनिश्चितता का सिद्धांत है। और साइंस ने उसको नोबेल प्राइज दिया उठा के कि अरे वाह कितनी अद्भुत बात कही कि आपने अनिश्चितता का सिद्धांत दे दिया, क्योंकि उसके बियॉन्ड आप सर्च ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आपका ऑब्जर्वेशन ही उसको मॉडिफाई कर देगा। तो ये चीज तो हमारा धर्म बहुत पहले से जानता था कि जो जानने वाला है, जो ज्ञाता है, जो जानने की कोशिश कर रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस की है इस चीज में, ऑब्जर्वेशन में। अगर उसकी कॉन्शियसनेस उसके साथ इंटरेक्ट कर जाती है, ये फिनोमिना क्वांटम फिजिक्स मानती है कि अगर कॉन्शियसली आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व को मॉडिफाई कर देता है। तो अगर फिजिक्स के अंदर देखने वाले क्वांटम एटॉमिक फिजिसिस्ट की दृष्टि अगर एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को बदल सकती है, तो क्या एक मेडिकल डॉक्टर की स्पिरिचुअलिटी उसके मरीज को हील नहीं कर सकती? दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सो वो तो मान रहे हैं, आप उसको तो तुरंत मानते हैं, नोबेल प्राइज देते हैं उस बात पे। और वो हम कह रहे हैं कि एक डॉक्टर प्रेम से बात करे, एक डॉक्टर बात करते हुए कंधे पे हाथ रख ले, एक डॉक्टर मन में ये भाव रखे, रोज की प्रार्थना जो होती है उसमें मन में ये भाव रखे कि मैं आज जिनका भी इलाज करूं, मैं जिनका भी आज रोग मुक्त करने का प्रयास करूं, वे सब रोग मुक्त हों और ईश्वर इस कार्य में मेरी सहायता करे। और इस बात को बड़ी ईमानदारी से दिन की 2 बार की प्रार्थना में भी अगर बोलता है तो ये चीजें काम करती हैं, मैंने करते हुए देखी। तो और फिर आगे अगर प्राइमम नॉन नॉसेरे, अगर मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ, मैं ऐसी कोई प्रैक्टिस करता हूँ, तो उससे मेरे मरीज का नुकसान क्या है? सो वी शुड प्रमोट रादर प्रोपोगेट इस चीज को, मतलब। और फिर आपकी हिपोक्रेटिक ओथ क्या है? उसका भी सार यही है कि मैं जब ट्रीट करने जाऊं तो मुझे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मदद करे। तो ये तो बड़ी फंडामेंटल सी बात है। तो जो 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 ट्रीट करने वाला है वो भी प्रेयर या स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले, जो ट्रीट होने वाला है, क्योंकि हम दोनों असल में उसी, जो व्यष्टि चेतना है वो समष्टि चेतना का हिस्सा है, और जो समष्टि चेतना है वो ब्रह्म चेतना का हिस्सा है। कुल मिला के जो बूंद है वो सागर का ही हिस्सा है। तो सागर से लड़के तो वही बूंद पहुंच नहीं सकती। तो दूसरी बात स्पिरिचुअलिटी में कि हमको ये भी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, किसी और की नहीं दे रहा हूँ। मैं जब यंगस्टर था और जब बिल्कुल फ्रेश पास आउट हुआ था, तो मैं कई बार क्रिटिसाइज भी कर देता था लोगों की स्पिरिचुअल बिलीफ्स को। ये मैं अपने ऊपर ये आक्षेप ले लेता हूँ। तो मुझे लगता था कि ये क्या चीज है, क्यों कर रहे हो। लेकिन उसके बाद मैंने अपना इवोल्यूशन ये देखा कि एक समय था जब मैं नर्सरी में था, तो 3 बच्चे उसमें थे, उसमें से 3 वेंटिलेटर पे थे। तो एक कोई मदर आई और उन्होंने कहा कि जी हमारे स्वामी जी आए हैं और वो एक कोई पवित्र बबूत लाए हैं, तो वो बच्चे के लगाना इसको चाहेंगे, तो हमारे बच्चे के हम माथे पे इसको लगाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल वेलकम है, लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो स्वामी जी लगाया, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा जी इससे क्या होगा? उन्होंने कहा जी इससे जल्दी ठीक होगा, मैं अभिमंत्रित करके लाया। तो मैंने कहा मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो दूसरे 2 बच्चे हैं इनको भी आप लगा दें। तो मैंने जो मेरे अंदर इवोल्यूशन देखा वो ये देखा कि ये फर्क है हीलिंग और ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होता है, ट्रीटमेंट बड़ा रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसके डूज एंड डोंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिलेटेड टू कॉस्ट होता है कि भाई ये आप इतना करेंगे तो ये होगा। हीलिंग इससे आजाद होती है, हीलिंग इससे मुक्त स्वतंत्र होती है। हीलिंग में आपका टोटल जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि मैं किसी भी प्रकार से इसको जहां पे आया है वहां से एक कदम बेहतरी की तरफ कैसे भेज सकूं। अगर और कुछ ना कर सकूं, और कुछ भी ना कर सकूं, तो कम से कम इसके होप को बनाए रखूं। क्योंकि एक मैंने कहीं सेइंग पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि डोंट टेक समवन्स होप बिकॉज इट मे बी द ओनली थिंग दे हैव। तो ये भी एक हमको ध्यान आवश्यकता इसका रखना है। फिर मैंने बताया जैसे इंटीग्रेट एक मैंने दूसरा और जो एज स्पिरिचुअलिटी जो अपने जीवन में सिद्धांत बनाया, वो ये कि जितने भी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, वो भले ही होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, आयुर्वेद हो, मैं और इसमें मैं कई बार जो नामी हमारे देश में भी आयुर्वेद के लोग हैं, और आजकल तो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम सब लोग अवेयर हैं उसको लेके। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उसमें मिस्टेक क्या करते हैं किसी भी फील्ड ऑफ लाइन के हम लोग, फॉर्चुनेटली बचे हुए हैं उससे। हम कभी ये मैजिकल क्लेम, कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा एक मैजिकल क्लेम कर रहा हो कि मैं तो सब 100% ठीक कर दूंगा और 100%, ये क्लेम कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको अपनी लिमिटेशंस पता है। लेकिन मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि जो लोग ज्यादा अच्छे फील्ड से आ रहे हैं, ज्यादा साइंटिफिक फील्ड से आ रहे हैं, जो कि आयुर्वेद है,
वहां पे वो मेडिकल क्लेम्स करने लग जाते हैं। हमें नहीं करने चाहिए मेडिकल क्लेम्स, क्योंकि मेडिकल क्लेम करने का अर्थ ही ये है कि आप एक तो ये मान रहे हो कि करने वाले आप हो, आप निमित्त नहीं रह गए। दूसरी बात, आप कार्मिक बॉन्डेज, कर्मा, निमित्त, इनको आप उसमें ही नहीं ले रहे हो, कंसिडरेशन में ही नहीं ले रहे हो। और तीसरा, साफ साफ लगता है कि अगर आप कोई मेडिकल क्लेम कर रहे हो अपनी थेरेपी, अपनी मेडिसिन, अपने मोड ऑफ ट्रीटमेंट को लेके, तो उसका अर्थ मोर ऑफ पॉपुलैरिटी, मोर ऑफ प्रोफेशनलिज्म, मोर ऑफ गेनिंग मोर अटेंशन एंड मोर मनी है। तो वो पूरे उसको बीट कर देता है, आपके पूरे पूरे थॉट प्रोसेस को ही पूरे। अगर इतना ही अच्छा है आपका सिस्टम, तो देन डोंट एटलीस्ट क्लेम इट, देन इट बिकम्स जस्ट लाइक आधी रात के बाद में जितने फेक क्लेम वाले वीडियो शुरू हो जाते हैं ना, जो सब वो मर्दाना ताकत बढ़ाए टाइप के जो आते हैं, और रात को 12 बजे बाद में जितने एड्स, वो उस तरह का हो जाता है। आयुर्वेद जैसा बेहतरीन साइंस, इतना अच्छा वेल डेवलप्ड जो चिकित्सा का पद्धति है, उसको अगर हम मेडिकल क्लेम्स में चले जाएंगे तो हम गलती कर देते हैं। तो ये मेरा मानना है कि इंटीग्रेट हमको सबको करना चाहिए। पेशेंट जिससे राजी हो उसको उससे लेने देना चाहिए, बशर्ते वो इंटरेक्ट नहीं कर रही हमारे मेडिकल सिस्टम में। इंटरेक्ट नहीं करती तो हम कहते हैं, बाकी अदरवाइज फ्री टू डू है, जरूर करना चाहिए, अति आवश्यक है, क्योंकि पेशेंट का बिलीफ सिस्टम उसको हील करता है, हम सिर्फ उसको ट्रीट करते हैं। दूसरा इज, हमने स्पिरिचुअलिटी का रोगी के लिए क्या रोल है, क्या उसका वो है, ये तो हमने पढ़ लिया, सुन लिया, सारी बात समझ गए। लेकिन उसी स्पिरिचुअलिटी का हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रत्येक डॉक्टर को, प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी भी फॉर्म के अंदर, मैं तो चूंकि आई एम स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, तो एस्ट्रोलॉजी में भी कहा जाता है कि आप जब किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को सुनते हैं, पीड़ा को समझते हैं, और उसकी पीड़ा को कम करने का किसी प्रकार का प्रयास करते हैं, तो एक प्रकार से आप उसके प्रारब्ध भोग के बीच में आप एंटर हो रहे हैं। तो इट्स लाइक यू आर स्टेपिंग ऑन द रोड टू सेव समवन फ्रॉम द ट्रैफिक। So there are a lot of chances that you yourself will get hurt in some or the other format. वो उससे बचने का सिर्फ एक तरीका होता है कि आपको किसी न किसी स्पिरिचुअल मंत्र की, किसी न किसी डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, किसी न किसी स्पिरिचुअल मास्टर की शरण हमेशा लेके रखनी चाहिए। आवश्यक है, अति आवश्यक है। आप आज माने, कल माने, 5 साल बाद माने, इवेंचुअली मानेंगे इसको कि उसका इफेक्ट आता है। और हमारे डॉक्टर्स में तो अक्सर ये डिस्कशन होते हैं कि जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, यूजुअली उनको कैंसर हो जाते हैं, हार्ट के डॉक्टर्स को हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, वो कॉमन है। क्योंकि जैसा कि आयुर्वेद मानता है कि कार्मिक बॉडी जब उसका डिजीज को कैरी करती है, तो उसका कुछ कुछ इफेक्ट टेंड्स टू रब ऑफ द पर्सन। अर्थात अगर कोई आदमी बिल्कुल होली के रंगों में रंगा हुआ आके आपसे गले मिलेगा, तो आपके भी 8-10 रंग तो आपके शरीर पे लग ही जाएंगे। जैसा कि कोविड में था, इन्फेक्टिव डिजीज में तो हम जानते ही है कि डॉक्टर पहला कॉन्टैक्ट में आता है उस पेशेंट से। तो उसी प्रकार से नॉन इन्फेक्टिव डिजीज में भी, ये मेरी थ्योरी है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ मेरे एक्सपेरिमेंट पे ये सही है, कि मरीज की जो डिजीज होती है, वो डॉक्टर के शरीर पे भी उसका असर आता ही है। तो अगर डॉक्टर एक कुकुन, इसको आर्मर, और इस आर्मर को हमारे यहाँ पे पूरे शास्त्रों में इसको कवच कहा गया। कितने भी कवच है, भले वो दुर्गा कवच हो, राम कवच हो, कोई सा भी कवच हो, एक न एक नरसिंह कवच हो, एक न एक कवच पाठ हर डॉक्टर को किसी न किसी फॉर्म, भले ही फिर वो गुरु मंत्र हो, भले ही वो एज सिंपल एज राम नाम हो, भले ही वो एक माला राम नाम की हो, भले ही वो हनुमान चालीसा हो, एनीथिंग एनीथिंग जो उसको सूट करती हो, उसको मित्र से, परिवार से, कुल देवता से, पुरोहित से, या अपने गुरु से प्राप्त हुई हो, उसका डेली बेसिस पे 2 बार चैंट जरूर करना चाहिए इसको, क्योंकि उसकी खुद की केयर बहुत आवश्यक है, कि केयर ऑफ द केयर टेकर जिसे कहा जाता है, क्योंकि उसके बिना वो अपने पूरे जो हीलिंग का जो पार्ट है उसको कर नहीं सकता। एंड देन एज आई सेड, ये हमको अगर एम्पैथी और ये सब चीजें समझनी है, तो ये स्पिरिचुअलिटी का ही हिस्सा है। तो हमको कई बार मरीज की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, उसका मन समझना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस समझनी पड़ती है। और हम मूल रूप से हीलर्स नहीं हो सकते जब तक हम हीलिंग, प्रेइंग, कर्मा, इन कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में नहीं समझेंगे। तो उससे दूसरी बात भी होती है कि कई बार हम ये जान पाते हैं कि पेशेंट को हम ड्रैग तो नहीं कर रहे। ये कई बार होता है, हमारी कई पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि कई बार आपको ये पता करना चाहिए कि क्या आप जीवन को लंबा कर रहे हैं या मृत्यु को लंबा कर रहे हैं। तो जो कई बार हमारे ऊपर इस तरह के आक्षेप भी लगते हैं कि आप अननेसेसरी इनको लाइफ सेविंग, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा हुआ है, और इस तरह के आक्षेप हैं, वो अपने आप कम हो जाएंगे अगर हमारे अंदर ये डिसीजन पावर होगी, जहाँ पे हम फैमिली को उनको समझा पाएंगे कि भाई ये कोई मतलब है नहीं, आपकी वजह से हमने इनको अगर रख भी लिया लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, वी आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग, वी आर जस्ट प्रोलॉन्गिंग डेथ एंड नॉट प्रोलॉन्गिंग लाइफ। तो ये
ये वो पार्ट्स, ग्रे एरियाज हैं जिनमें हमको वेंचर जरूर करना चाहिए, और ये स्पिरिचुअल समझ के बिना इन इन एरियाज में हम वेंचर नहीं कर सकते। मैंने एक बार अभी किसी मित्र से बात करते हुए कहा था कि जो शमशान के अंदर जो चंडाल होता है, जो ये सब कार्य कराता है शमशान का, अंतिम क्रिया का, तो मैं उससे कहा, मैंने मेरे मित्र से, कि ये तो 100% एनलाइटन हो जाता होगा। तो उसने कहा क्यों एनलाइटन हो जाता होगा? मैंने कहा क्योंकि उसको वो तो रोज देखता है, रोज मृत्यु देखता है, रोज ये सब देखता है। तो उसने कहा तो उससे पहले तो डॉक्टर्स को एनलाइटन हो जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स तो रोज डिजीज देखते हैं, रोज डेथ देखते हैं। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि, और ये मैंने कहीं कही भी थी और कहा भी था कि अगर आप सही में एक हीलर हैं और डॉक्टर है या मेडिकल प्रोफेशन में है, किसी भी तरह से आप ट्रीटमेंट और इलाज से जुड़े हुए हैं, तो मान के चलिए कि ये जन्म आपका अंतिम जन्म हो सकता है। अगर आप क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझ आपको दूसरे के जीवन से मिल जाती है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है। एंड ऑफ लाइफ की जब सिचुएशन होती है, उस टाइम ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं, जिस चीज के पीछे आप इतना भागते दौड़ते हैं, असल में सच्चाई क्या है, किस प्रकार से आप नियर नियर एंड डियर वंस हम चीजें बात करते हैं। तो वो सब चीजें समझने के लिए ये एक तरह की विंडो है। तो मैं इसको पाथ टू एनलाइटनमेंट भी मानता हूँ। दी आर जस्ट एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मैंने ये पढ़ा, कार्मिक बॉन्डेज, जो मैंने आपको कहा कि कर्मा जो होता है वो रब ऑफ होता है। तो एक कैंसर सर्जन ने इसके ऊपर पूरा लिखा कि कैंसर डॉक्टर्स को कैंसर ज्यादा होते हैं, इनफैक्ट पाते हैं। सो ये सब चीज हमको समझना चाहिए, पेशेंट का कर्मा भी हम कलेक्ट करते हैं। So we are not spiritual beings having a human experience. We are human beings having a human experience. And मैं इससे एक आगे जाके कहता हूँ, ये human beings है, इस पे हमें एक्चुअली स्पिरिचुअल है बेसिकली, तो की है। एंड सो दिस इज द लास्ट स्लाइड कि भाई हम डॉक्टर्स बनने के आगे एक कदम आगे जाएं और हीलर्स बने। तो नीम करौली बाबा हैं। मैं जब आप शायद आई थिंक राजन जी पूछ रहे थे मुझसे कि आप कौन से गुरु रहे और क्या रहे, तो महाराज जी के तो मैं 2-3 बार विजिट किया कैंची धाम। एंड ही इज ट्रूली, he is the master. I have experienced certain things, वो फिर कभी किसी और टॉक में बताऊंगा। बट he was the one who said to one of his disciples कि जाओ स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाओ। और वो ऑर्डिनरी एमबीबीएस डॉक्टर था, उसने कहा मेरे को कौन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाओ, मैं कहाँ से बनाऊंगा, कौन मुझे पूछेगा। और उन्होंने कहा, और उसके बाद 1 साल में स्मॉल उनको डब्ल्यूएचओ से कॉल आई, एंड दैट वाज मैन लैरी ब्रिलियंट वाज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एंड स्मॉल पॉक्स जैसी ड्रेडेड डिजीज को हटाया गया। तो स्पिरिचुअल मास्टर जब गाइड करते हैं किसी चीज को, तो वो चीजों को समझ जाते हैं कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या चाह रही है, एंड दैट इज द हीलर शुड आल्सो नो। सो दिस इज इट। सो रंजन जी, आई थिंक आई हैव फिनिश्ड वेल इन टाइम। Yeah, आई रिज्यूम। perfect. Beautiful, sir. जी Uh, Before taking questions from audience, जी, मेरा एक सवाल है, जब डॉक्टर्स एंड कर्मा वाली स्लाइड आप बता रहे थे, अगर हम उस स्लाइड पे जा सकते हैं। मैं वापस ले लेता हूँ जी। मैंने भी ये पहले सुना है, बट ये वाली। या दिस इज पजलिंग एंड दिस इज क्वाइट कंसर्न जी कि कार्मिकली मतलब जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है डॉक्टर, मतलब ये इस पॉइंट पे से थोड़ा सा और मैं क्लैरिटी चाहता हूँ। तो मैं एक ही लाइन में क्लैरिटी इस पे डाल देता हूँ कि मैंने बताया ना कि आप अगर एक ट्रैफिक सड़क पे चल रहा है, एक बच्चा भाग जाए, तो आप पीछे पीछे दौड़ेंगे और दौड़ के उसे खींच के लाएंगे, तो पूरी चांस रहती है कि बच्चे को बचाने के चक्कर में आप खुद हर्ट हो सकते हैं। यही मैंने कहा ना। तो उसी तरह जैसे आप पेशेंट को बचाने में आप उसका कार्मिक जो भी उसका कार्मिक बैगेज है, वो उसके थोड़े बहुत छींटे आप तक लग सकते हैं और आपको वो नुकसान कर सकता है चीज, और उसके लिए साधना आवश्यक है। तो अब इसमें की वर्ड मैं बता देता हूँ आपको, ये होता कब है, इसकी होने की चांसेस ज्यादा कब रहती है, जब आप में अहंकार होगा। अगर आपका अहंकार आपके ट्रीटमेंट का कॉज है, अगर आप ट्रीट करते वक्त ये मानते हैं कि मैं ट्रीट कर रहा हूँ, मैं इलाज कर रहा हूँ। अगर आपने एक साइन देखा होगा बड़ा अच्छा, हम लोग डॉक्टर साइन बनाते हैं, ज्यादातर लोग उसको RX बोलते हैं। वो असल में RX नहीं है, वो ग्रीक साइन है। आर की टांग के नीचे एक्स बना हुआ होता है, ज्यादातर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे आपने देखा होगा। तो उसका अर्थ ग्रीक में यह है कि मैं सिर्फ दवा दे रहा हूं, ठीक वो करेगा। उसका ग्रीक मीनिंग ये है कि आई प्रिस्क्राइब ही क्योर्स, ये उसका ग्रीक मीनिंग है असल में। तो जिस दिन हम अहंकार से मुक्त होकर के अगर हम काम करें कि भाई करने वाला वो है, हमको तो इस समय इस स्थान इस देश काल के अंदर हमें ये कार्य दिया गया है। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा ना कि तू लड़ाई कर, द फाइट इज गोइंग बाय, इट्स लॉर्ड कृष्णा हु इज टेकिंग केयर ऑफ द फाइट, you just take your side and fight. So you are supposed to cure this patient, do your best treatment and everything.
बट डोंट अटैच कि मैंने ठीक कर दिया, मैं नहीं होता। वो उसका मैं बता देता हूँ, उसके साइन बताता हूँ। उसका पहला साइन ये कि अगर ये मेरे पास नहीं आता तो ये ठीक ही नहीं होता, या अगर मैं नहीं होता तो इसको कौन बचा लेता, या कोई नहीं है जो इसको ठीक कर सकता है, मैं आई एम द बेस्ट, बहुत बढ़िया कि आपने मेरे पास लेके आए इसको। सो दीज सर्टन आप एंड यू कैन योरसेल्फ डिसाइड फॉर इट। सो इफ दे आर देयर इट मीन्स कि आप बेसिकली कार्मिक बैगेज को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर। तो उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको बचाते हुए हर बच्चे को ये सोच के बचाना है, पेशेंट को ये सोच के बचाना है कि इसको बचाना है कैसे भी करके। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा वांट्स मी टू डू। एंड आगे चेतना तो अपना मार्ग लेगी ही लेगी। तो उसके बाद क्या होता है इवेंचुअली उसमें हमको अटैच इससे नहीं होना चाहिए, बट काम पूरी झील से करना है। अगर अटैच, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बस्ता उठा के चला जाऊंगी, मैं कौन किसे ठीक करेगा, बचना होगा तो बच ही जाएगा, मैं कहाँ तक बचाऊंगा। तो दैट अगेन इज एस्केपिस्ट एटीट्यूड। तो पूरी गीता का सार ही यही है, न दैन्यम न पलायनम। तो अगर डॉक्टर्स भी उस थॉट से चले, ना दीनता दिखाएं, ना तो बीमारी के आगे हार माने। हमने हार नहीं मानी, हमने कोविड लड़ा है ना, पूरी दुनिया में लड़ा है। और सबने देखा किस तरह कि वो क्या पैसे के लिए जा रहे थे क्या लोग उस डिजीज में? क्या कम पैसा है क्या डॉक्टर्स के पास में? या नर्सेस को देखिए, या हॉस्पिटल स्टाफ को देखिए, गए ना वो लोग। सो दे वर ऑल मोटिवेटेड बाय हायर कॉज, हम कुछ भी कह लें। वरना किसके पास बच्चे नहीं, घर में बीवी नहीं है, परिवार नहीं है, पागल हुए ओखली के अंदर जाके अपना मुंह डालेंगे? डाला ना सबने। सो दैट इवेंचुअली शोड कि हम सब, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एक बिगर टर्न पे हम बैठे हैं सोसाइटी के, हम एक इवोल्यूशन की स्टेप पे खड़ा है इस टाइम ह्यूमन सोसाइटी, जहां पे हम लोग स्पिरिचुअलिटी को इम्बाइब करेंगे और ग्रेटर बिगर नंबर में करेंगे। अब वो नंबर मिनिस्क्यूल नहीं रहेगा, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। एंड साइंसेस विल लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, साइंसेस विल नॉट टीच स्पिरिचुअलिटी, दे लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। हम उस जगह पे आ चुके हैं। ये रिलेशंस आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो आपका सुनना, आपका इंटरेस्ट, आपका इस टॉपिक की ओर अट्रैक्ट होना। संडे का दिन है, आप सब लोग टीवी देख सकते थे, आप सब लोग कुछ अलग कहीं घूमने निकल सकते थे। दिस इज all a divine phenomena where you have chosen to listen to all this dialogue. So this is all happening through the cosmic consciousness. So अहंकार को एक तरफ रख के, जो मैंने कहा, बांसुरी ये ना सोचे कि बांसुरी ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया तो वो उस कार्मिक बॉन्डेज से फ्री हो जाएगी, उसको फिर नहीं रहेगा।